नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में आपसे चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सप्रेरण गुणांक या सप्रेरकत्व की परिभाषा पर। विद्यार्थियों, हम आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करें उसके पहले मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप सभी शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम चर्चा करें सप्रेरक गुणांक या सप्रेरकत्व पर। तो इसके लिए हम इस चित्र पर ध्यान देते हैं। जैसे हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात उससे गुजरने वाली चुंबकीय बररेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात उस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम इस कुंजी के को बंद करके इस बैटरी बी से इस कुंडली में धारा प्रवाह को हम रोक देते हैं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। अर्थात हम गणित रूप में यह कह सकते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मान लेते हैं कि यदि इस कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अगर फाई हो तो हम इसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि फाई अनुक्रमानुपाती I, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और विद्यार्थियों, आप ये भली भांति परिचित हैं कि जब हम किसी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियत राशि आता है जिसका मान सामान्यतः हर जगह नियत रहता है, तो उस राशि को हम कहते हैं नियतांक। इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो हम यहाँ पर एक नियतांक L का प्रयोग करते हैं और इसी नियतांक L को हम किसी कुंडली का सप्रेरण गुणांक या सप्रेरकत्व कहते हैं। इस नियतांक L का जो मान होता है ये कुंडली के आकार, आकृति, माध्यम तथा चारों ओर के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ पर आपसे हमने यह चर्चा कहा कि L एक नियतांक है जिसे हम कुंडली का सप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो वास्तव में इसकी क्या परिभाषा होगी? तो इसकी परिभाषा लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में I की जगह में 1 रखते हैं। जब I की जगह में 1 रखते हैं तो हमें मिलता है फाई बराबर L। अतः हम इस सूत्र के आधार पर सप्रेरक गुणांक की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, जिसे मैंने इसे प्रथम परिभाषा के रूप में यहाँ पर लिखा है कि किसी कुंडली का सप्रेरक गुणांक आंकिक रूप से उस कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। और हम इस सप्रेरक गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल L से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम इसे सूत्र रूप में लिखना चाहें तो मान लेते हैं कि किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर फाई हो तो हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं कि सप्रेरक गुणांक L बराबर फाई अपॉन I। अर्थात शब्दों में इसके लिखें तो हमको मिल सकता है सप्रेरकत्व बराबर चुंबकीय फ्लक्स अपॉन धारा। लेकिन हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बररेखाओं की संख्या में अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। अतः फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम लिख सकते हैं E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फाई बराबर होता है एल आई। इस फाई के मान को हम इस सूत्र में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है E बराबर डी अपॉन डी टी एल आई। चूँकि L एक नियतांक है इसलिए इसे हम इस प्रकार से I से बाहर लेते हैं और इसलिए लिख सकते हैं E बराबर L डी आई अपॉन डी टी, जहाँ हम डी आई अपॉन डी टी को धारा परिवर्तन की दर कहते हैं। अब यदि हम इस समीकरण में इस डी आई अपॉन डी टी में 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर L। इस आधार पर हम जो है सप्रेरक गुणांक या सप्रेरकत्व की एक नई परिभाषा दे सकते हैं जो इस प्रकार से होगा। किसी कुंडली का सप्रेरक गुणांक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। इसे हम द्वितीय परिभाषा मान सकते हैं। और यदि किसी कुंडली में
dt समय में विद्युत धारा अगर डी प्रभावित करते हैं तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल यदि E हो तो हम सूत्र में लिख सकते हैं L बराबर di/dt या L बराबर E इंटू dt/di। इसमें से हम dt को ऊपर ले जाते हैं तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगा L बराबर E इंटू dt/di। आइए अब हम जानेंगे कि सप्रेगुणांक L का मात्रक क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि सप्रेगुणांक L का सूत्र होता है L बराबर phi/I। यदि हमें इस सूत्र के आधार पर यदि हमको L का मात्रक ज्ञात करना हो तो पहले हमें phi का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, साथ ही साथ धारा I का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए। इस आधार पर हम SI पद्धति में यदि सप्रेगुणांक का मात्रक निकालें तो हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स phi का मात्रक SI पद्धति वेबर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और वेबर और एम्पियर के अनुपात को हम कहते हैं हेनरी, जिसे हम कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि SI पद्धति में सप्रेगुणांक का मात्रक हेनरी होता है। अब हम तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई SI पद्धति में सप्रेगुणांक का मात्रक हेनरी होता है, लेकिन वास्तव में 1 हेनरी की परिभाषा हम कैसे देंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हम 1 हेनरी की परिभाषा निकालें तो 1 हेनरी बराबर हम लिख सकते हैं 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। अर्थात इस स्थिति में हम 1 हेनरी की परिभाषा बहुत आसानी से दे सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में 1 वेबर का परिवर्तन होता है तो उस कुंडली का सप्रेगुणांक 1 हेनरी कहलाता है। विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखेंगे कि हेनरी वास्तव में सप्रेगुणांक का बड़ा मात्रक है। इसके स्थान पर इसके छोटे मात्रक जैसे कि मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी का प्रयोग करते हैं, जहाँ 1 मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी तथा 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10⁻6 हेनरी। साथ ही साथ इस सप्रेगुणांक का जो विमित सूत्र होता है उसे हम L = phi/I से जब निकालते हैं तो हमें इस प्रकार से विमित सूत्र प्राप्त होता है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है mL²T⁻²A⁻² पावर। तो ये सब विद्यार्थियों आप इस वीडियो को शुरू तक एक बार अवश्य देख लीजिएगा और इसका आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके आपकी परीक्षा में एक अच्छा अंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।